हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे बच्चे, मैं आपके लेकर आ गया हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th इंट्रेंस 2023 का पीवाईक्यू। और ये टोटल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है टेलीग्राम पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑलरेडी मैंने आपको 2016 से लेकर 2022 तक का पीवाईक्यू मैंने करवा दिया है, A to Z पीवाईक्यू। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको कई बार बताया है कि हर साल आपको पीवाईक्यू से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बताएंगे आप, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो कौन है मेरे भाई? लॉर्ड डलहौजी है, या वारेन हेस्टिंग है, या लॉर्ड वेलेंसले है, या लॉर्ड कैनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है? वारेन हेस्टिंग है। ये जो मेरे भाई फर्स्ट थे, और ये कब से कब तक रहे इसका चलो डेट याद कर लेते हैं जरा सा। क्या ही दिक्कत है मेरे दोस्त, 1773 से लेके 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे इंडिया के। अगर आप पूछते हैं मेरे से, सर लॉर्ड डलहौजी के बारे में जरा सा बताइए, तो इसके बारे में मैंने कई बार बता रखा है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जल्दी से बताओ, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आए हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था कि भाई, किसी जैसे कि ऐसा एग्जांपल है, जैसे डॉक्ट्रिन लैप्स में क्या था, सिंपली कि अगर कोई भी राजा है, अगर उसको बेटे नहीं है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका जो राज्य है उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि झांसी का एग्जांपल है आपका, ये सारा कुछ एग्जांपल है। तो ये सारा एग्जांपल किसके अंदर आते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आते हैं। अगर आप देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग के बाद कौन बने थे भाई गवर्नर, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, ये इसके बाद बने था ना, इसके बाद। लेकिन आपसे सेकंड पूछ ले तो रेयर केस में सेकंड पूछा जाता है, लेकिन आपसे फर्स्ट ही पूछेगा, फर्स्ट याद रखना आपको। अगर आप लॉर्ड कैनिंग बोलेंगे तो आपसे देखो, लॉर्ड कैनिंग ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जाता है कि बताओ, जब 1800 पता है ना भाई, 1857 का रिवोल्ट था, बहुत खतरनाक रिवोल्ट था, है ना, सबसे बड़ा रिवोल्ट इसी को माना जाता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है इसको। तो इसके लिए लड़ाई हुई थी। तो जब ये रिवोल्ट हो रहा था 1857 का रिवोल्ट, तो इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे, इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि बताएंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बोलेंगे? लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें पूछा गया है, हु गारंटीड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल टू ब्रिटिश। बताएंगे किसने बंगाल को दीवानी अधिकार ब्रिटिश दे दिया था? आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये काम हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर में जब ब्रिटिश वगैरह हार गए, तो ब्रिटिश के पास पहले दीवानी राइट का है ना, दीवानी राइट किसके पास था? ब्रिटिश के पास था। इन्होंने दे दिया था किसको? इन्होंने दे दिया था ब्रिटिश को। तो किसने दिया था भाई? मुगल इंपायर ने दिया था किसको? ब्रिटिश को दिया दिया था दीवानी राइट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कब दिया था, आपको पता है 1765 में दे दिया गया था, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद आपको 1765 में से दीवानी ऑफ राइट देना पड़ा। अब मीर कासिम अगर पूछा जाए, तो मीर कासिम कौन थे मेरे भाई? मीर कासिम जो थे ये नवाब ऑफ बंगाल थे, ये नवाब ऑफ बंगाल थे। नॉर्मल आपसे पूछ सकता, बताओ इसमें से नवाब ऑफ बंगाल कौन है? तो जो मीर कासिम है ये नवाब ऑफ बंगाल है ना, बंगाल, जो नवाब ऑफ बंगाल हुआ करते थे उस समय। और मुर्शिद कुली खान, इसको छोड़ दीजिए, इसके लिए आपको फिलहाल जरूरत है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो देखो, मीर जाफर भाई गद्दार ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, जैसे कि खिलाफ, ये जो था चंपारण मूवमेंट पूछा गया है कि मुझे बताइए ये किसके अगेंस्ट ये मूवमेंट किया गया था? क्या ब्रिटिश के अगेंस्ट? ना भैया, ये जो इंडिगो था, इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट ये चीज किया गया था। तो जो आपका चंपारण मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह है, आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसका डेट मुझे बता दो, 1917 है। ध्यान रखना ये चीज। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा क्या गया है, हु प्रिसिडाइज झूम कल्टीवेशन। झूम इसमें से पूछा गया है कि झूम कल्टीवेशन कौन करता था इसमें से? क्या विलेजर झूम कल्टीवेशन क्या करते थे, क्या अर्बन पीपल क्या करते थे, या ट्राइबल से क्या करते थे? मैंने क्लियर वे में बताया है, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, अगर आपने मेरा वन शॉट का वीडियो किया होगा तो मैंने उसमें क्लियर बताया है कि झूम कल्टीवेशन जो है, इसी का दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी का नाम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसी को कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, बताओ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर
को और किस नाम से जानते हैं? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को और किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यही चीज है मेरे भाई। तो ये जो किसके द्वारा किया जाता है? ये ट्राइबल लोग के द्वारा ये कल्टीवेशन किया जाते हैं। इसमें नॉर्मली जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक फील्ड है, ये एक जगह एरिया है, यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक, मान लेते, तो मान लो यार ये पेड़ पौधा क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जैसे ट्राइबल लोग यहाँ पर आए तो इस पेड़ पौधे को उसने क्या काट कर यहाँ पे खेती कर दिया। और जब खेती वगैरह हो गया, सारा काम फिनिश हो गए, हार्वेस्ट होने के बाद ये यहाँ से निकल पड़ते थे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर इन खेती का जो भी रॉ मटेरियल जो भी मतलब ना बच्चे बच्चे उसमें आग लगा के यहाँ से निकल लेते थे दूसरी जगह, फिर यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो मतलब ये की सिंपल सी बात है, ये पहले क्या खेती करते थे, फिर उसको जला के आगे निकल लिया करते थे। इसी को कहा जाता है, सिंपल वर्ड में समझे तो, झूम कल्टीवेशन। और ये जो किया जाता था मेरे भाई, ये ट्राइबल लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर वाज बहादुर शाह जफर एग्जाइड टू। सिंपल सा बात है, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया है? जब देखो बैटल ऑफ बक्सर, जब मुगल एम्पायर हार गए, तो जब है ना, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो मुगल एम्पायर हार, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया भाई, दीवानी राइट दे दिया। उसके बाद आता है एक खतरनाक सा युद्ध जिसको कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1817। कौन सा भैया, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, सॉरी सल्तनत 1857। इसमें क्या हुआ कि ये रिवोल्ट में जो इंडियन लोग थे कहीं न कहीं ये हार गए। और इंडियन लोग जब हार गए तो उस समय जो मुगल का इंपेरर था, इस समय जब ये रिवोल्ट हो रहा था, इस समय जो मुगल इंपेरर थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। BSZ लिख दो, बहादुर शाह जफर। तो ये बेचारे उस समय मुगल के लास्ट इंपेरर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अगर सब पूछा जाएगा लास्ट मुगल इंपेरर कौन थे, तो बहादुर शाह जफर बोलेंगे। लास्ट पावरफुल बोला जाता है औरंगजेब बोलेंगे। तो क्या हुआ, जब ये हार गए तो इनको कहाँ भेज दिया गया? इनको रंगून, इनको जेल में डाल दिया गया, जो कि कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई, जो कि रंगून में पड़ता है। रंगून में भेज दिया गया, है ना, बर्मा। उसके बाद इनका जो है फिर वहीं पे डेथ हो गया था। कब? 1862 में इनका डेथ हो गया था। 1862 में इनका डेथ हुआ था और मुगल साम्राज्य खत्म यहीं से। तो इस कहाँ पे भेजा गया था? इसको सिंपल से वर्ड में याद रखना, रंगून में। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों भेजा, क्योंकि रिवोल्ट 1857 में जो लीडरशिप थे, जो मेन लीडर थे, वो बहादुर शाह जफर बन गए थे। इस वजह से जब रिवोल्ट जब दबा दिया गया, रिवोल्ट जब इंडियन लोग हार गए, तो जो मेन लीडर थे उनको ही उन्होंने यहाँ से रंगून शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा है, विच एजुकेशनल डिस्पैच वाज सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन। भारत में 1854 में भारत के गवर्नर जनरल को कौन सा शिक्षा संदेश भेजा गया था? कौन सा शिक्षा संदेश भेजा गया था? मैंने क्लियर बताया है, कहाँ पे, वन शॉट में जरूर देखना है मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा। आधे घंटे मतलब 1 घंटे से कम का वीडियो है। तो वो डिस्पैच है ना, वो डिस्पैच भेजा गया था। कब आपसे डेट पूछा जाता है? इससे पहले जो क्वेश्चन आए हैं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले जो इससे क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बताओ ये कब भेजा गया था, ये चीज कब आया था? ये 1854 में आया था, ठीक है। इसी के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताया था, इसको क्या जाता है, माग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसी को कहा जाता है। समझ में आया? ये 2-3 चीजें आपको पता होना। इसके अंदर सिंपली क्या था कि जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था उसको एक्सपेंड करना था, उसको फैलाना था, इसके अंदर ये काम हो रही थी। समझ में आया कि ना आया? और आपसे पूछा जाता है कि जो मैकेले डिस्पैच है, बताएंगे ये कब आया था? ये 1835 में आया था, ये 1835 में आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, विच रिफॉर्म एसोसिएटेड वाज फाउंडेड बाय द राजा राम मोहन रॉय। मैंने क्लियर बोला था कि भाई ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आपका, क्या है, ब्राह्मो समाज है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? ये किसके फाउंडर हैं? ये ब्राह्मो समाज है, इसके फाउंडर हैं। और देखो ये तो इनके, देखो दो चीज इनके बारे में मैं हमेशा दो चीजें तो आपको पता होना चाहिए। इनका बहुत बड़ा रोल रहा सती प्रथा जो था उनको एबोलिश करवाने, मतलब कि उसको खत्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। आपसे पूछा जाएगा कि बताएंगे कौन सा इसमें से कौन सा लीडर है जिनका बहुत बड़ा रोल रहा किसमें सती प्रथा को एबोलिश करवाने में? आप क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। और ये फाउंडर किसके हैं? ब्राह्मो समाज का, ब्राह्मो समाज के ये फाउंडर है। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने टिक लगा दिया है। आइए देखते हैं जरा सा आर्यन समाज। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फिलहाल आपको इसलिए पता नहीं आर्य समाज का फाउंडर कौन है। मैंने क्या बताया था? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेक दयानंद नहीं याद रखना, स्वामी दयानंद बोलना है आपको, ठीक है भैया? क्या बोलेंगे? स्वामी दयानंद। तो भैया जो मैं लिख रहा हूँ, जो चीज मैं बोल रहा हूँ, प्लीज उसको गौर से सुनिए और इसको आप मतलब कि कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। और भैया ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना, भैया इम्पोर्टेंट लगा लेना, सत्यधोक समाज। तो इसके फाउंडर कौन है?
इसके जो फाउंडर हैं ज्योतिबाई, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ये सारा बुक का है। अगर आप मेरा वन शॉट कर रहे हो यार, ये सारी चीज आपको तो लग रहा होगा सर ये क्या करवा रहे हो सर, ये तो मुझे तो सारा चीज याद है, आपने तो A to Z कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखा। हाँ भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रार्थना समाज, ये जो आपका महाराष्ट्र में, इसका कोई वैसे नाम आपकी बुक में मेंशन है इसलिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखना आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन, आप क्या बोलेंगे स्वामी साहब। ब्राह्मण समाज के फाउंडर कौन, आप क्या बोलेंगे राजा राम मोहन राय। सत्य धोक के समाज के फाउंडर कौन, आप क्या बोलेंगे ज्योति राय फॉले, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is known as the father of the cotton? Father of the cotton किसको कहा जाता है, आप क्या बोलेंगे कि मुंशी को फादर ऑफ द कॉटन कहा जाता है। और इसमें तो ऑलरेडी मैंने वैसे हर एक चीज बता दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पीएम कौन है, आप क्या बोलेंगे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडियन। फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे मेरे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फादर इनको कहा जाता है, ध्यान रखना है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एबोलिश द इविल प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। देखो ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है ना। इसको मतलब कि खत्म करने का कारण क्या था, क्यों इसको खत्म किया गया था। क्या गरीबी समाप्त करना था इसके वजह से, ना भैया भेदभाव को खत्म करना था, इस वजह से इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसको क्यों खत्म किया था, भेदभाव खत्म किया गया करना था इस वजह से। तो मेरे भाई अनटचेबिलिटी का जो इसको खत्म करने के लिए का कौन से आर्टिकल में जिक्र है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया। ये देखो ये लगाएगा, आई थिंक ये तीसरा या चौथा बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आर्टिकल नंबर 17 में इसका जिक्र है, जिसके अंदर किसको खत्म किया गया है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है इसके अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेहतरीन सा क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन, हम सब जानते हैं। इसके अंदर टोटल कितने हैं, तो इससे भी देखो ये क्वेश्चन भी आप मैं कहीं ना कहीं आपको बोलूंगा रिपीटेड है, क्योंकि आपसे एक बार पूछा गया था। बताओ इसमें से प्रेसिडेंट के द्वारा कितने नॉमिनेटेड होते हैं। देखो इसके अंदर टोटल जो होता है मेरे भाई, टोटल जो मेंबर होते हैं 245 होता है, 245 मेंबर होता है, जिसमें से 12 मेंबर को किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ध्यान रखना आपसे, ये क्वेश्चन कई बार 2 बार या 2-3 बार आई थिंक पूछ लिया गया है। इसमें से जो 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें नॉमिनेट किया जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ अरे ना होगा बच्चे को। तो फिलहाल आपका इसका करेक्ट आंसर 245 है। अगर 545 आप बोलोगे सर लोकसभा का राज्यसभा का आपने बता दिया, मुझे लोकसभा को बताओ ना मेरे भाई। ओके मेरे दोस्त, जो आपका 543 मेंबर है ये आपके होते हैं लोकसभा में। ये किस में होते हैं, लोकसभा के अंदर होते हैं 543 मेंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 11, इसमें देखिए क्या पूछा है। Who is the final interpreter of our constitution? भाई सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन। मैं क्या ही बोलूँ इसमें, अभी देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, जुडिशरी बताया था, है ना। तो ये फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया कि ना आया। जो गवर्नमेंट होते हैं उसके बारे में आपको क्या बताया था कि जो लॉ वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं उसको वो होता है गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी भी रूल वगैरह को, ठीक। और जो आपका लेजिस्लेटिव होते हैं वो लॉ को बनाते हैं। चलो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या पता कल का आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। चुपके से पूछ लिया तो आपको भी चुपके से आंसर बता देना। जो लेजिस्लेटिव होते हैं, अगर पूछा जाए इसमें से बताओ कौन सा ऐसा बॉडी है जो कि लॉ को बनाता है ना। मैक्स लॉ, आप क्या बोलेंगे भाई, लेजिस्लेटिव लॉ को बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इसको इसी लॉ को वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में लाता है कि भाई अप्लाई करने में चलो भाई तुम्हें अप्लाई करना है इसको। आप अगर मैं सोशल का लैंग्वेज में लिखूं, आप इसमें लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको वो रोल में दिलाता है। और जो गवर्नमेंट क्या होता है, इस लॉ वगैरह में थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना पड़े। देखो जो गवर्नमेंट है वो बनाता नहीं है, मैं इसीलिए मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट कभी लॉ नहीं बनाएगा, बस इसको लॉ तो आपका बनेगा हमेशा लेजिस्लेटिव के यहाँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन, गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसलिए आप यहाँ पे लिख देता हूँ कभी बनाएगा नहीं, ध्यान रखना चाहिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ये इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच चुके हैं फाइनली।
स्टीरियोटाइपिंग ऑफ एडवाइजेज इज रिलेटेड टू दियर बीइंग। हाँ, आदिवासियों का स्टीरियोटाइप उनके होने की संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या है, क्या वो विदेशी है? बिल्कुल भाई, आदिम है, पिछड़ा जाते हैं, इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, इसमें अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वो पूछा गया है विच इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट अनटचेबिलिटी हैज बीन। भाई मैं क्या बोले, इसको घोल के पी लो, क्या करके पी लो, घोल के पी लो, घोल के, है ना, पानी में डाल के पी लो अच्छे से। कौन सा आर्टिकल में एबलिश किया गया? आर्टिकल नंबर 17 में। कितने बार बताऊं, कितने बार बताऊं, बताओ कितने बार बताऊं? अरे सर बताओ, बस करो सर, मुझे याद है। याद हो गया बच्चे? हाँ यार, अगर शुरू से 2016 से पीवाईक्यू करेंगे आप, तो आपको A to Z क्वेश्चन आपको याद होता हुआ नजर आएगा। चलिए जरा सा देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 16 में क्या हुआ था। देखो, इसमें आपको याद रखना इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, याद रखना इक्वल। इसके अंदर चलो, जो आर्टिकल आपके एग्जाम में एक बार होता है ना, ऑप्शन में जो गिवन होते हैं, उससे भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। इक्वलिटी इन ऑफ, क्यों लिख दिया भैया, इन लिखो ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल नंबर 22 अगर देखेंगे तो फिलहाल आपको इसकी फ्रीडम मतलब होता है रिलीजन वगैरह से, आपको चलो इसको क्योंकि ये क्वेश्चन रिलीजन से रिलेटेड बिल्कुल आपको एग्जाम आ सकता है। इसमें आपको क्या कहता है कि भाई आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस, स्पेशली कहाँ इंस्ट्रक्शन ये किसके लिए होता है? ये इंस्ट्रक्शन होता है स्कूल के लिए, कि आप अगर स्कूल में आप इंस्ट्रक्शन दो। इसमें क्या है कि कोई स्कूल वगैरह में आप किसी भी जाति रिलीजन के बेसिस पे आप वहाँ पे उनके इसमें होता है ना, उसको आप अलग नहीं दिखा सकते हैं, भाई तुम ये जात को, तुम उसे उस जात के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई वहाँ पे नहीं कर सकते। वो इसके लिए फ्रीडम है, किसी भी जात को आपको उसको एक इक्वल ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहा गया है, इसमें होता है ना जो आपका प्रोहिबिट, मतलब कि इसमें क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, आप उसको वहां पे इस चीज को यहाँ पे बैंड कर गया ना, पूरे मतलब बैंड करना। डिस्क्रिमिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन, देखो यहाँ पे 2-3 चीज आप याद रखना। एक तो यहाँ पे आप रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये आपका बैंड है। आप कास्ट के बेसिस पे किसी को आप कुछ नहीं कर सकते, ये बैंड है आपका। सेक्स के बेसिस मतलब ये सारा एग्जांपल है कि जैसे मेल है या फीमेल है, इनके बेस पे आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। सिंपल मैं आपको समझा दूं एक बार में। तो आर्टिकल नंबर 16 में सिंपल है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 में क्या बात कही गई है कि जो मतलब अनटचेबिलिटी है उसको खत्म किया गया आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 28 में क्या गया है कि अगर आप स्कूल को, ये स्पेशल स्कूल के लिए है कि स्कूल में कहा जाता है कि भैया अगर आपके स्कूल में कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो तुम उसको रिलीजन के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं करोगे, रिलीजन के बेसिस पे तुम उसे कुछ नहीं कह सकते हो, उसको रिलीजन फ्रीडम है उसको। ठीक है, वो किसी भी रिलीजन के वहाँ पे पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई अगर आप इस रिलीजन को तो मैं तुम्हारा एडमिशन लूंगा, इस रिलीजन को तो एडमिशन नहीं लेंगे। इसको खास तौर पर खत्म कर दिया गया आर्टिकल नंबर 28 में। और आर्टिकल नंबर 15 अगर देखेंगे तो इसमें बैन लगाया गया है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी भी इंसान को उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, या वो कौन सा है ना, मेल या फीमेल है, उस बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आर्टिकल 15 में बात हुई है। चलिए देखते हैं जरा सा 14 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आइए देखते हैं क्या है। Who carried the responsibility of providing the public facility to the people? बताएंगे इसमें से जनता को ना पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कौन कैरियर होता है, कौन होता है ना, कौन यहाँ पे किसको जिम्मेदारी कहा, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जिम्मेदार होता है भाई पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए? तो बिल्कुल यार पब्लिक फैसिलिटी है। पब्लिक की बात आ जाए तो आप हमेशा जाएंगे गवर्नमेंट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। क्या पब्लिक होते ना भैया? पब्लिक तो ये पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक खुद ही अपना कहाँ से भाई ये चीज। जैसे कि देखो पब्लिक फैसिलिटी में अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें देखो कई एग्जांपल पूछ ले, बताओ पब्लिक फैसिलिटीज में से क्या क्या है। जैसे कि वाटर है, पानी के लिए हो गया, आपका रोड हो गए, है ना, रोड हो गए, ये सब हॉस्पिटल्स हो गए, बिल्कुल बिल्कुल हॉस्पिटल आप सही बोल रहे हैं, स्कूल हो गए, बिल्कुल ये भी है। अरे इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल भाई ये सारा चीज आपका पब्लिक फैसिलिटी है। ये देखते हैं 15 नंबर देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। पार्लियामेंट अमेंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बैंडेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, देखो सिंपल सा बात है 1986 में बैन कर दिया गया था कौन सा आर्टिकल को,
मतलब जो चाइल्ड थे उसको मतलब कि आप उसको काम में नहीं लेकर जा सकते हैं अगर वो 14 साल से कम है। तो ये सिंपल सी बात है, बताएंगे। ये जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मैंने आपको क्या बताया था भाई, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना था। ये चीज हुआ था जनवरी 2016 की बात हो रही है। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। अरे भाई क्या लिखा जा रहा, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर, बस इतना से याद कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें सिंपल पूछा गया है, रिसोर्सेस ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच द मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। सिंपल सा है कि जो कि कहाँ से भाई, नेचर से आप ले रहे हो, सो कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया, क्या कहलाता है रे भैया वो, जल्दी से बोलो क्या उसको, ह्यूमन मेड ना भाई। ह्यूमन मेड बनाने के लिए पता नहीं कितना मॉडिफिकेशन होता है, कभी इस टाइप का नजर आता है, कभी उस टाइप का, ये क्या होता है भैया। तो डायरेक्ट कहाँ से लो, नेचर से। उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। क्या बोलोगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या भैया, जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, खुद से जो बनाया था वो तो आपका आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, मुझे इसका आप कमेंट करना, ठीक है। ये आपके लिए मैं देखो, होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें अगर देखते हैं क्या है, द अनसेवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड मेनली ड्यू टू द वेर इज द कैरेक्टराइज ऑफ। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या का असमान वितरण मुख्य रूप से किन कारणों का किया जाता है, बताओ। मतलब कि यार अलग अलग जगह जब देखते हैं तो डिफरेंट होता है ना, मतलब कि वर्ल्ड में अलग अलग उसका जो वेरीज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है। सिंपल सा यार, लैंड एंड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है ना। जो भी उसमें जो कैसे इसको मैं समझाऊं, किन कारणों से किया जाता है। सिंपल है, उसको जो कैरेक्टराइज किया जाता है वो किसके वजह से किया जाता है भाई, लैंड और क्लाइमेट से। सिंपल वर्ड है, वैसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। मैंने भाई जब मैं आपको देखो ये आपका रिपीटेड पीवाईक्यू, रिपीटेड मैंने आपको कहा था भाई, ग्रेप्स के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि आपके ऑप्शन में थे, इसलिए मैंने वहां पे लिखवाया था। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सब लिख दूंगा। जो सिलीकल्चर है भाई, ये बताओ ये किसके लिए होता है, सिल्क के लिए, सिल्क फार्मिंग के लिए। मैं बस सिल्क लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। पिसिकल्चर न जाने कितने बार पूछे हैं, तो ये फिश के लिए यूज होता है। पिसिकल्चर, फिश पिसिकल्चर। जो विटिकल्चर होता है ये होता है ग्रेप्स के लिए। ये किसके लिए होता है, ग्रेप्स के लिए होता है। और जो हॉर्टिकल्चर है, ध्यान रखना, इसके अंदर आपके आते हैं फ्रूट से भी आते हैं। इसके अंदर क्या आता है भैया, जल्दी से बोलो। इसके अंदर फ्रूट्स आता है, इसके अंदर वेजिटेबल आता है, और इसके अंदर फ्लावर भी आता है। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है ग्रेप्स के बारे में, तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें तो मैं दोस्त पूछा है सेकेंडरी एक्टिविटी, कितना प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। कोल माइनिंग आपका प्राइमरी एक्टिविटी होगा, फिशिंग आपका प्राइमरी एक्टिविटी होगा, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी एक्टिविटी होगा। प्राइमरी एक्टिविटी सिंपल सा अगर पूछ कहे तो वो एक्टिविटी होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। इसीलिए आपका ये क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटी। और सेकेंड एक्टिविटी क्या होता है, जिसको आप मतलब कि इनडायरेक्ट वे में जिसको यूज करना होता है ना। अब इसके हेल्प से आप पेपर मैन्युफैक्चर कहाँ से करते हो, पेपर मैन्युफैक्चर में आप जैसे कि पेड़ का कुछ है ना, पेड़ यूज किया जाता है पेपर बनाने में, तो आप एग्रीकल्चर को यूज कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर को मतलब कि आप प्राइमरी एक्टिविटी को यूज करके जो आप कोई भी काम करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, वो आपका सेकेंड एक्टिविटी होता है। सॉरी सेकेंडरी का है भैया, भूल गए, सेकेंडरी एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं कोई आज का लास्ट क्वेश्चन, थक गया है ना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर पूछा जाए तो द मोमेंट, यार ये क्वेश्चन भी न जाने कितने बार पूछे गए हैं, मैंने तो आपको बताया है। द मोमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट इन एन एरिया इज कॉल्ड, एक ही जगह रह रहा है और वहीं आगे बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे माइग्रेशन। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। डेथ रेट क्या होता है, इसी को हम मोर्टेलिटी मेजर भी कहते हैं, और बर्थ रेट फर्टिलिटी इसको कहा जाता है ना। सिंपल, चलिए इसका जरूरत है नहीं फिलहाल। देखो इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था मैं 3 वर्ड की, अगर कोई इंसान देश से बाहर जा रहा है ना, पीवाईक्यू और मैं करवाया हूँ, कोई इंसान देश के अंदर आ रहा है, कुछ एक इंसान ऐसे होते हैं जो कि यहीं पे इन एंड आउट, यहीं से इसी देश में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, तो यही आपका कहलाता है माइग्रेशन। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये पीवाईक्यू करके। मेरे दोस्त देखो पीवाईक्यू कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसमें से जो आपके 20 क्वेश्चन है ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ मिनिमम आपका 10 से 12 क्वेश्चन है इसमें। 12 क्वेश्चन मान लो आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है उसमें, है ना। 10 क्वेश्चन तो है ही ऑलरेडी, अब थोड़ा सा डीप में जाओगे तो आपको 12 क्वेश्चन है।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, या आपके स्टूडेंट चॉइस अकेडमी का आपका ही ये चैनल का आईडी है, तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे चाहे यहाँ शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए, बात बराबर है, मैं हर जगह आपको कमेंट ज़रूर देखता हूँ। तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलो, और सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहना।